मैं इस तरह से शो नहीं करूंगी। मैं एक बात बोल रही हूँ, मुझे अपनी पूरी बात खत्म करने दीजिए। आप 50 सवाल उसके बाद पूछिएगा। मैं शो ऐसे नहीं करूंगा। मैं एक बात कह रही हूँ, उस बात को सुनिए, उसके मर्म को समझिए। बीच में कृपया करके मत बोलिए। नहीं, आप लोकसभा का रेपुटेशन कर रही थी, मैंने इसलिए सवाल पूछा। आप इतनी आतुरता में है अपने सवाल घुसेरने के लिए। आप बहुत ज़हीन प्रवक्ता। मैं अपनी पूरी बात बोल लूं, अब तक पूछेगा, अन्यथा आप पूछते रहिए, मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। ये आपका अपना भी मैंने आज आपका आंकड़ा थोड़ा कुतर्क है, वो थोड़ा असहज करता है ना। आज आपने डिसाइड किया है कि आपको थोड़ा कुतर्क का डिबेट करना है। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा और अब इंडियन अलायंस में भी कांग्रेस नेतृत्व को लेकर विरोध के सवाल उठने लगे हैं। और इस बीच टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कांग्रेस नेतृत्व पर तो बड़ा सवाल खड़ा किया ही, साथ ही इंडियन अलायंस के कमान ममता बनर्जी को सौंपने तक की बात कह दी है। तो वहीं अधीर रंजन चौधरी ने भी इस बयान के बाद टीएमसी को दो टूक जवाब दिया है। तो उधर बीजेपी ने भी टीएमसी व कांग्रेस दोनों को आईना दिखाते हुए ये कहा है। और इन्हीं मुद्दों को लेकर डिबेट हो रही होती है, तभी एंकर गरिमा सिंह कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत से चुनावी हार व कांग्रेस नेतृत्व को लेकर काफी तीखे सवाल पूछती हैं। पर वहीं सुप्रिया श्रीनेत उनके सवालों से नाराज होकर डिबेट से जाने तक की बात करती हुई नजर आती हैं, जिस पर एंकर द्वारा और कड़े सवाल दागे जाते हैं, जिसे हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। मध्य प्रदेश हारे, राजस्थान हारे, छत्तीसगढ़ हारे, हरियाणा हारे और महाराष्ट्र हारे। क्या उसके बाद ये सारे सवाल जायज हो जाते हैं क्या कि कौन लीड करेगा इंडिया को? अलायंस महत्वाकांक्षा अपनी जगह है, थोड़ा रियलिटी चेक अपनी महत्वाकांक्षा पे रखने की नसीहत तो मैं भी दे सकती हूं। लेकिन क्योंकि हम बड़ी पार्टी है, क्योंकि हमारा प्रभाव और हमारी प्रतिष्ठा कन्याकुमारी से लेके कश्मीर और असम से लेके पोरबंदर तक है, तो मैं छुटभैया वाली बातें नहीं करूंगी यहां पर। मुझे लगता है परिपक्व राजनीति की चर्चा करनी चाहिए, जो आप करने की कोशिश कर रही हैं। मेरा अपना मानना है, इंडिया गठबंधन का जो भी रिजल्ट आया, जो नरेंद्र मोदी ने 400 का नारा लगाया पार करने का और 240 पर आकर वो रुक गए और 2 बैसाखियों के सहारे अब वो सरकार चला रहे, ये हमारी इंडिया गठबंधन के सब नेताओं की मिलीजुली स्ट्रैटेजी का, उनके सबके योगदान से हुआ। मैं मानती हूं उसमें कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया, क्योंकि बाकी पार्टीज 1 या 2 राज्यों में ही प्रेजेंट है, उसके बाहर उनका कोई वजूद नहीं है। लेकिन अपने राज्य में उन्होंने बिल्कुल तगड़ी शिकस्त दी बीजेपी को। और 6 महीने बाद लोकसभा की जो हुंकार थी, बेरोजगारी की, महंगाई की, लोकसभा की जो हुंकार थी, जो एक परसेप्शन बिल्डअप हुआ कि भाई जीती हुई पार्टी हारी हुई दिखी, हारे हुए लोग जीते हुए दिखे, ये परसेप्शन ढह भी गया क्या हरियाणा के बाद और महाराष्ट्र के बाद? देखिए, अगर आप इलॉजिकल एक्सट्रापोलेशन पे कोई करने लग जाए तो उसकी कोई दवा है नहीं। असलियत ये है, अगर मैं आपके ही लॉजिक को उल्टा कर दूं, अगर मैं आपके लॉजिक को उसके सिर पर खड़ा कर दूं, तो फिर तो मैं ये कहूंगी कि जिस हरियाणा और महाराष्ट्र में मोदी अपने नाम पर वोट मांग रहे थे, जहां पर वो कह रहे थे मैं प्रधानमंत्री बनने वाला हूं, मुझे वोट दो, उस हरियाणा और महाराष्ट्र में उनको जबरदस्त शिकस्त मिली। 25 सीटें हमने निकाली वहां पर महाराष्ट्र में और 5 सीटें हराई हमने हरियाणा में। लेकिन जब उनका चेहरा, मैं लॉजिकल सवाल, गलत बात है, पहले पूरा बोलने दीजिए। नहीं, आप जो तस्वीर पेश करने की कोशिश कर रही हैं, बोल लीजिएगा, कहिएगा अपनी बात, निश्चित तौर पर कहिएगा। आप जो तस्वीर दिखा रही हैं वो लोकसभा की है। लोकसभा में मैंने खुद कहा इस गठबंधन ने शानदार काम किया। हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद सवाल जायज हो जाते हैं क्या? मैं इस तरह से शो नहीं करूंगी। मैं एक बात बोल रही हूं, मुझे अपनी पूरी बात खत्म करने दीजिए। आप 50 सवाल उसके बाद पूछिएगा। मैं शो ऐसे नहीं करूंगी। मैं एक बात कह रही हूं, उस बात को सुनिए, उसके मर्म को समझिए। बीच में कृपया करके मत बोलिए। नहीं, आप लोकसभा का रेपुटेशन कर रही थी, मैंने इसलिए सवाल पूछा। सुप्रीम वो देखिए, वो आपका अपना मैं नहीं कर रही हूं, मैं नहीं कर रही हूं। अगर आपने, अच्छा चलिए ठीक है, कहिए, वो आपका अपना प्रूडेंस है, कहिए। अगर आप मेरी बात का, अगर आप मेरे सेंटेंस का दूसरा शब्द सुनती, दूसरा हिस्सा सुनती, तो आप बीच में बोलने लगी। आप सुनिए तो कहिए ना। आप इतनी आतुरता में है अपने सवाल घुसेरने के लिए। आप खुद बहुत ज़हीन प्रवक्ता है, मैं ये जानती और मानती हूँ, इसीलिए सवाल पूछती हूँ। कहिए, इसके बाद पूछिएगा। जब मैं अपनी पूरी बात बोल लूं, अब तब पूछिएगा, अन्यथा आप पूछते रहिए, मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। ये आपका अपना भी। मैंने लोकसभा की चर्चा इसलिए उठाई क्योंकि जिस लोकसभा में नरेंद्र मोदी, अब मुझे बोलने दीजिए, अगर आप चुप होएगा तो मैं बोलूंगी, नहीं तो फिर अभी मैं चुप हो जाती हूँ। आप सवाल पूछ लीजिए, जो भी पूछना पूछ लीजिए, फिर मैं बोलना शुरू करूंगा। कहिए भाई, कहिए। हाँ, जिस लोकसभा में नरेंद्र मोदी खुद चेहरा थे, जहां पर वो खुद प्रधानमंत्री बनने के लिए वोट मांग रहे थे, वहां पर कांग्रेस ने उनको रोक दिया।
महाराष्ट्र में भी और हरियाणा में भी। और कमाल की बात यह है कि जिस विधानसभा में वो चेहरा नहीं थे वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत गई। तो क्या मैं पलटकर यह कहूं कि नरेंद्र मोदी लायबिलिटी बन गए हैं बीजेपी के लिए राष्ट्रीय स्तर पे? ऑब्वियसली ये बेवकूफी की बात होगी मेरे लिए कहना। नहीं, आज तो हम बीजेपी की बात ही नहीं कर रहे ना सुप्रिया, आपकी तरफ से दिया जा रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आज हम बीजेपी की बात ही नहीं कर रहे। मैं ये कह रही हूं भाई, सवाल आपके सहयोगी उठा रहे हैं। कल्याण बनर्जी ने कहा कांग्रेस फेल्ड, वी हैड इमेंस एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम कांग्रेस बट कांग्रेस गॉट फेल्ड। They have given opportunity couple of times. They have given opportunity number of times, but they got failed. नए लीडर की जरूरत है इंडिया को। ये तो आपके सहयोगी नरेंद्र मोदी, बीजेपी की सरकार को घुटना टिकवाने वाली, बीजेपी की सरकार को बेरोजगारी, महंगाई और मणिपुर पर घेरने वाले एक अकेली पार्टी है कांग्रेस। बीजेपी को वक्फ बोर्ड पर लैटरल एंट्री पर यू टर्न कराने वाली एक पार्टी है कांग्रेस। और असलियत यह है कि अडानी के महाघोटाले पर बाकी लोग चुप करके बात करते हैं, एक पार्टी और एक नेता आंख में आंख डालकर सवाल पूछ रहा है और पूछ रहा है कि बताइए अडानी की जांच क्यों नहीं हो रही। उमर अब्दुल्ला कह रहा है कि अपनी सीटें ना दी होती अगर कांग्रेस को तो हमारा स्ट्राइक रेट बीजेपी से बेहतर होता। नेताओं का सम्मान करती हूं। उमर अब्दुल्ला आपके इंडिया अलायंस के साथी हैं। उमर अब्दुल्ला भी ये कहेंगे, उमर अब्दुल्ला भी ये कहेंगे, घटक दल का कोई भी व्यक्ति ये कहेगा अगर हमने ज्यादा सीटें लड़ी होती तो हम कहीं और जीतते। ये सारी जो बातें होती है ये गठबंधन की राजनीति में होती है, हो रही है ना खींचतान भारतीय जनता पार्टी और महायुति में सीएम बनने की। घटक दलों में और गठबंधन की राजनीति में ये है। सवाल इस बात का है हमारा ध्येय क्या है। क्या हम नरेंद्र मोदी को हराना चाहते हैं तो एक स्टेट पार्टी बंडर वो काम नहीं कर सकता है जिसका। लेकिन सुप्रिया, क्या ये जायज कंसर्न है? क्या कर्नाटका में कोई वजूद ही नहीं है, वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या ये जायज कंसर्न है? चाहे ये क्या ये सम्मान से कह रही हूं। ठीक है सुप्रिया, कंसर्न जायज है? उसी हरियाणा में जिसका आप अभी परचम बुलंद कर रही हैं, उसी हरियाणा में आपका स्ट्राइक रेट था लोकसभा में 55%, विधानसभा में गिरकर रह गया 41%। उसी महाराष्ट्र में जिसमें आपने बम्पर जीत हासिल की, स्ट्राइक रेट था 76% का, उसी महाराष्ट्र में घटकर विधानसभा में रह गया मात्र 16%। ठीक ऐसा ही झारखंड में आप सबसे कम स्ट्राइक रेट वाली पार्टी हैं। आरजेडी भी आपसे बेहतर है 66%, आप मात्र 53% का स्ट्राइक रेट है कांग्रेस पार्टी। अरे आरजेडी के 2 विधायक है, हमारे 16 विधायक है, क्या कंपैरिजन कर रहे हैं? मैं स्ट्राइक रेट की बात कर रही हूं, जितनी लड़ी और जितनी जीती। 3 जगह चुनाव लड़ी, नहीं स्ट्राइक गलत। एक जगह चुनाव लड़े, एक जगह जीत जाए तो 100% स्ट्राइक रेट थोड़ी कहा जाएगा। एप्पल्स टू एप्पल्स कंपेयर करिए, पॉलिटिकल साउंड पॉइंट्स करिए। जिस पार्टी ने 3 जगह चुनाव लड़ा, जिसने 30 जगह लड़ा, बराबर है। अरे 10 गुना उनसे ज्यादा सीट लड़ी। सुप्रिया फॉर इंस्टेंस चुनाव लड़ूं, एक जगह जीत जाऊं तो मेरा स्ट्राइक रेट 100% हो जाएगा। अच्छा नहीं, तो आप चलिए मैं आंकड़े छोड़ देती हूं थोड़ा सा। ठीक है, आप आज थोड़ा सा कुतर कर रही है। नहीं सुप्रिया, मैं इसको प्रूव कर सकती हूँ। पकड़ लिया मैंने आपको, सुनिए ना सुप्रिया, यू हैव बीन ग्रेट, लेकिन मैं इसको साबित कर सकती हूँ। सुप्रिया चलिए, आंकड़ों में बहस बहुत मुश्किल होती है जीतनी, बहुत मुश्किल। नहीं, आप मेरे आंकड़ों की भी तारीफ करती रही हैं, फिर आप ही तारीफ करती रही। लेकिन ये उत्तर प्रदेश में आंकड़े दिखाते हुए नजर आए अखिलेश यादव। आज आपका आंकड़ा थोड़ा कुतर्क है, वो थोड़ा असहज करता है ना सुप्रिया। उत्तर प्रदेश में बजाय 2 सीटों पर लड़कर हम लड़ाई को कमजोर करें, बेहतर है कि जो हमारी ज्यादा प्रबल दावेदारी वहां पर सपा की थी वो लड़े। सपा ने हरियाणा में न लड़ने का फैसला हमसे बातचीत करके ही किया था, और हमने सपा से बातचीत करके ये फैसला किया कि 9 की 9 सीटें यूपी में आप लड़िए। बिल्कुल, अखिलेश यादव ने दनादन पहले देने में, अखिलेश यादव ने दनादन सीटें घोषित कर दी सुप्रिया, सच आप जानती है। अखिलेश यादव ने बगैर सलाह मशवरे के 5 सीटें घोषित कर दी। हरियाणा में भी तो वो सीट मांग रहे थे, हम नहीं दे पाए थे। हाँ, तो खैर आखिर में भाई अजय राय कहते रह गए, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई कि हमने तो 5 सीटें देकर भेज दिया है प्रपोजल, अब आला कमान तय करेगा। कहेंगे एक दूसरे से। अब आप तो पूरे आज आपने डिसाइड किया है कि आपको थोड़ा कुतर्क का डिबेट करना है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि इंडिया गठबंधन को पता है कि अगर हमें सबको साथ मिलकर लड़ना है तो कांग्रेस उसकी धुरी है। मैं पूरे सम्मान और सहजता से हर लीडर के योगदान को मानता हूं। खैर, इधर सुप्रिया सुन्नी सवालों से थोड़ी नाराज दिखी तो उधर मीडिया के कार्यों को लेकर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है, और सुप्रिया सुन्नी के इस ट्वीट का जवाब एंकर अशोक श्रीवास्तव ने बखूबी दिया है। दरअसल उन्होंने मीडिया पर सवाल उठाते हुए यह वीडियो शेयर किया था। जिस मीडिया ने बंगाल में मनगढ़ंत बातें रची, मनगढ़ंत थ्योरियां बांची, जिसने बहराइच में जितना मर्जी आए उतना झूठ परोसा, वही मीडिया अब संभल में हर तरह की थ्योरी और हर तरह का झूठ फैला रहा है।
असलियत यह है कि इस देश में बीजेपी, मोदी और योगी जैसे लोग मिलकर केरोसिन फैला रहे हैं और हाथ में माचिस लेकर इनका चरण चुंबक मीडिया आग लगा रहा है। यही सच है। तो उधर अशोक श्रीवास्तव ने यह स्क्रीनशॉट व यह सीसीटीवी फुटेज शेयर करते हुए कहा कि पुलिस झूठ बोल रही है, कमिश्नर झूठ बोल रहे हैं, सरकार झूठ बोल रही है और मीडिया झूठी है। कांग्रेस व विपक्ष के नेताओं को अब अपनी इस लाइन में 3 नए शब्द जोड़ लेने चाहिए, सीसीटीवी झूठ बोल रहा है। उन्होंने आगे कहा, संभल में सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ सैकड़ों नकाबपोश दिख रहे हैं। इन तस्वीरों में देखिए एक नकाबपोश के हाथ में तमंचा दिख रहा है, लेकिन दंगाई और जिहादियों को बचाना है, इसलिए यह तस्वीर भी झूठ बोल रही है, सीसीटीवी फुटेज झूठी है। उन्होंने आगे तंज कसते हुए कहा कि भारत ही नहीं पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ राहुल गांधी, अखिलेश यादव और उनकी पार्टी की प्रवक्ता ही सच बोलते हैं। तो इस बीच सुप्रिया सुनीत को लेकर यह वीडियो भी हाल ही में काफी वायरल चल रहा है। ये जो एक बड़ा शब्द है ना, ये वॉश आउट, ये मीडिया का बड़ा चर्चित, उनका बड़ा, आप लोगों का बड़ा ये प्रिय शब्द है, आपको बहुत अच्छा लगता है ये शब्द, और आपसे ज्यादा आपके जो कमांडो वॉरियर एंकर स्टूडियो में बैठते हैं उनका तो बहुत ही उम्दा प्रिय है, रोज ऊपर लिख के आता है वॉश आउट, वॉश आउट। We at ET now believe this has been a winter washout. Do you agree? Which we are calling the winter washout. I'm Supriya Srinath. Sambit Patra, who would you blame for this winter washout, sir? A winter washout is what we are calling it. Was it worth it? Who is to be blamed? Parliament session is a washout, complete washout. It's winter washout. We've got अरे साला इतना अलगे फ्रॉड चल रहा है। तो उधर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने एक ट्वीट करते हुए कहा कि पहले पत्थर फिकवाते हैं और दंगा कराते हैं, फिर डेलीगेशन भेजते हैं। अखिलेश यादव जी बड़े खिलाड़ी हैं, क्या क्या खेल दिखाते हैं। इस बीच उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाते हुए ये कहा, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है और जो लोग वहाँ जुल्म कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम के नाम पर जो अत्याचार हो रहा है ये गलत है। इस्लाम किसी के घर को जलाने की इजाजत नहीं देता। इस्लाम किसी बेगुनाह के खून बहाने की इजाजत नहीं देता। इस्लाम मंदिरों को तोड़ने की इजाजत नहीं देता। ये जो लोग इस्लाम के नाम पर, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पर वह हिंदुओं का कत्ल कर रहे हैं, बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं, ये तो आतंकवाद है, ये तो दहशतगर्दी है। और मैं भारत सरकार से अपील करना चाहूंगा, प्रार्थना करना चाहूंगा कि वो बांग्लादेश की सरकार से, वहाँ की हुकूमत से बात करें। तो उधर आचार्य प्रमोद कृष्णम बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता यात्रा में शामिल हुए और यह तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि सनातन यात्रा में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने आगे कहा, बागेश्वर सरकार के पांव में छाले देखकर मन भर आया, आंखें छलछला गई। तो उधर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का बाबा बागेश्वर को लेकर बड़ा बयान देखने को मिला है। जब मीडिया द्वारा यह सवाल पूछा गया कि मौलानाओं द्वारा धीरेन्द्र शास्त्री को धमकी दी जा रही है, और इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने ये कहा, मौलाना पहले खुद सुरक्षित रहें तो ज्यादा बेहतर है। पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलकर हिंदुस्तान में कोई भी उग्रवादी या दंगा कराने की साजिश न रचे। सब लोग इस देश में पदयात्रा करने के सबको छूट है। मौलाना में दम है तो मौलाना पदयात्रा कर ले। और वो आचार्य जी में, धीरेन्द्र शास्त्री जी में, पूज्य संत जी में है, उनने कहा कि मैं राजा रामलला के दर्शन करने जा रहा हूँ, लाखों संत जा रहे हैं, भगवा केसरिया फहरा रहा है, मौलाना के पेट में क्यों जिन्ना की तरह दर्द हो रहा है। ऐसे वीडियोस के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।